तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो कल आपका एसिडोसिस और अल्कलोसिस वाला टॉपिक था बच्चों, एक उस टॉपिक में से एमसीक्यूज आते हैं स्पेसिफिकली। डॉक्टर साहिबा उसके ना कॉजेज में से एमसीक्यूज पूछते हैं, मतलब कि एक डायरिया का सिनेरियो देके पूछते हैं कि हाँ भाई आपकी जो पीएच है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, वो जो एनाइन गैप है वो नॉर्मल रहेगा, वो एनाइन गैप हमारे पास इंक्रीज होगा। तो आपने वो सारे कॉजेज को याद रखना है, जिसके लिए हमने एक तो हार्दास निमोनिक देखा था नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, या जिसको हम नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आपको एनाइन गैप घट जाए, जिसके अंदर हमने मड पाइल्स का निमोनिक किया, ये बहुत अच्छी निमोनिक है ये वाले। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप इनको याद रखो, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे तक आपको ये याद रहेंगे और इनके कॉजेज भी याद रखें। इसमें से इसी टॉपिक में से यूवर्ड के मेरे ख्याल में को 20 से 25 एमसीक्यूज हैं। 20 से 25 एमसीक्यूज हैं सिर्फ एक टॉपिक में से। ये जो आपका एसिडोसिस और अल्कालोसिस वाला टॉपिक है, कुछ स्टेप 1 के अंदर है, कुछ स्टेप 2 के अंदर है। और सबके अंदर कैसे पूछा हुआ है, कभी वो मतलब कि डायरिया वाला केस आ रहा होता है, कभी वो एडिसन डिजीज वाला आ रहा होता है। जैसे मैंने कल आपके साथ वो डिस्कस भी किया था ना, क्या उसका नाम है, नजीरिया मेनिंजाइटिस वाला, जिसको हम कहते हैं मतलब कि उसका डिजीज का नाम पूरा मेरे जेहन से निकल गया अब, मेनिंजोकोक्सल मेनिंजाइटिस कुछ तरह का नाम है डिजीज का, ठीक है। जो नजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होती है, तो उसका वो पूरा सिनेरियो दे से आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बताओ पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, या सीओपीडी का दे सकते हैं, या ओपियोइड्स का दे सकते हैं। ये ओपियोइड्स वाला काफी दफा एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है, सीएनए सप्रेसेंट देकर। या उसके अलावा वो मैथानोल एथानोल, जो वर्ड के अंदर इस तरह के एमसीक्यू ज्यादा इसलिए ऐड होते हैं क्योंकि बच्चों जो यूएसए के अंदर लोग होते हैं ना ज्यादातर, वो आपको पता है ड्रग एडिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे अभी कल ही मेरा एक दोस्त बता रहा था, तो उससे मेरी बात हो रही थी, वो अभी वहां पर ना मियामी में फ्लोरिडा के अंदर, तो ये कह रहा था कि यार मैंने उससे पूछा कि हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह के यार ज्यादा पेशेंट आते हैं। मतलब हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा पेशेंट लोड है ना, वो डायरिया है, वॉमिटिंग है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, टीबी है, निमोनिया है, तो फूड पॉइजनिंग है, इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास ज्यादातर आते हैं। या अगर फीमेल्स हैं तो वो मसल पेन है, अनीमिया अनीमिक होती हैं ज्यादातर। तो वो मुझे कह रहा था कि यार मैं यहाँ पर 80-90% पेशेंट यही देख रहा हूँ, सारे ड्रग एडिक्ट्स आ रहे हैं। किसी को अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हुई पड़ी है, किसी को कोकेन की हुई पड़ी है, किसी को हीरोइन की हुई पड़ी है, किसी को अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो ज्यादातर इसीलिए अगर आप देखोगे ना फर्स्ट एड के ऊपर, तो जितनी भी ये टॉक्सिन्स है ना, इनके ऊपर उन्होंने हर टॉपिक को बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह हम जाके ना वहां पर एएनएस के अंदर आई गेस इसके अंदर उन्होंने ना लिखा हुआ है अल्कोहल की टॉक्सिसिटी, हीरोइन की टॉक्सिसिटी, सीएनएस सप्रेशंस की टॉक्सिसिटी, सीएनएस डिप्रेशंस की टॉक्सिसिटी। तो वो उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखोगे कि यूवर्ल्ड के अंदर भी इसके बहुत ज्यादा एमसीयूज है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। कल वाला हमारा एडवाइस हो गया, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। सबसे पहले तो आपने ना डिजीज के नाम के ऊपर ही फोकस करें कि ये डिजीज ना इसके अंदर ये मुझे बता क्या रही है। ये आपको बता रही कि रीनल मतलब किडनी, ट्यूब्यूलर मतलब जो इसकी ट्यूब्यूल्स हैं। और सर रीनल की जो हमारे पास किडनी के अंदर कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, या हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, यही आपके पास ट्यूब्यूल्स है ना। तो वो कह रहा है कि भाई किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, उन ट्यूब्यूल्स की वजह से क्या हो रही है, पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमारी नेफ्रॉन की डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया और सीडी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट्स होगी, उनके अंदर कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होगी, या वहां से बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, या वहां पर हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हो रही है। तो पहला तो आरटीए का कंसेप्ट माइंड के अंदर ये क्रिएट करना कि जो मसला हो रहा है हमारे पास वो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। कौन सी ट्यूब्यूल्स के पार्ट्स के अंदर हो सकता है बच्चों, वो यहाँ पर हमारे पास पीसीटी के अंदर हो सकता है, वो डीसीटी के अंदर हो सकता है, या इनके आगे जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, या वो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर हो सकता है, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास एक जनरल आइडिया हो गया कि रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में क्या होता है कि सर जो रीनल के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर इंपेयरमेंट या डिसफंक्शन होने की वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या होती है, एसिडोसिस हो रही होती है। एट द एंड क्या होनी है, उसको एसिडोसिस होनी है। और यहाँ पर बच्चों कौन सी एसिडोसिस होनी है सर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं, तो हम इसको डिफाइन करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। डिसऑर्डर्स, जैसे बच्चों हमने वो पीछे वो भी पढ़े थे ना, फैनकोनी सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम, लीडल सिंड्रोम, सैम, वो सारी हमने बातें डिस्कस की थी, बार्टर सिंड्रोम। तो उसी से मिलता जुलता ये वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो लेकिन उसके अंदर मतलब कि पूरी ट्यूब्यूल डिफेक्ट हो जाती है, इसके अंदर ट्यूब्यूल के कुछ पार्ट्स डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। बाज का बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन का मसला होता है, बाज का हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन का या रीअब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सर डिसऑर्डर्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स
disorders of the renal tubules that causes नॉर्मल एनाइन गैप। अगर आपको याद हो तो कल हमने हरदास के अंदर जो एक उसका रीजन देखा था ना आर से, वो मैंने आपको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बताया था। मैंने कहा था कि अगर आपको नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है तो उसका एक रीजन बच्चों आरटी होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं सर डिसऑर्डर्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स दैट कॉज अ नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कौन सी एसिडोसिस होनी बच्चों? यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी है, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिस्टम प्रॉब्लम जो होनी है वो मेरी नेफ्रॉन के अंदर होनी है। ठीक है, ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है। आगे आते हैं कि सर अब हमें पता चल गया कि ये हमारी नेफ्रॉन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी है, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट को काइंडली देखना है। एसिडोसिस आपको हो रही है, कौन सी एसिडोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज याद रखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है सर। या तो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना उनकी कमी की वजह से होती है। समझ रहे हो ना कि अगर बाइकार्बोनेट्स आपके यूरिन के अंदर ज्यादा सेक्रेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कल एक बात और बताई थी कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स। तो अगर आपके पास बाइकार्बोनेट्स कम हो गए तो बच्चों आपकी पीएच क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। और अब पीएच अगर ड्रॉप होगी तो वो एसिडिक पीएच होगी, जिसको हम क्या कहेंगे? अगर बाइकार्बोनेट्स कम होने की वजह से हो रही है तो उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। एक रीजन ये हो गया। दूसरा हमने कहा था कि सर जो मेरे पास दूसरा रीजन हो सकता है पीएच के ड्रॉप होने की वजह से, वो ये है कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन आयंस के हैं ये ज्यादा हो जाए। अगर आपकी सर्कुलेशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा हो जाए ना तो उसकी वजह से भी आपके पास क्या होती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ठीक है, ये दो चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। स्पेसिफिकली आपने ये बाइकार्बोनेट्स को याद रखना। ठीक है, आगे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप 1 है। अभी ना इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इस तरह है कि जो आरटीए टाइप 1 है ना, अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि चूंकि हमारे पास जो पीसीटी होती है वो पहले होती है, जो डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है वो लेटर ऑन आती है, और कलेक्टिंग डक्ट्स वो सबसे लास्ट पे आती है। तो इस तरह समझते हैं कि शायद ये जो आरटीए टाइप 1 है ना, इसमें आरटीए टाइप 1 के अंदर ना पीसीटी के अंदर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वही पहले स्टार्ट के अंदर आती है, और ये टाइप 1 है तो शायद ये उसी से रिलेटेड होगी। और जो हमारे पास आरटीए टाइप 2 है हो सकता है वो डीसीटी से रिलेटेड हो, और जो टाइप 4 है हो सकता है वो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो आरटीए टाइप 1 है, ये आरटीए टाइप 1 प्रॉब्लम होती है डीसीटी के सेल्स के अंदर। समझ रहे? तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि टाइप 1 है तो पीसीटी से रिलेटेड होगी, नहीं बच्चों। टाइप 1 है तो ये डीसीटी से रिलेटेड होगी, जो टाइप 2 है वो पीसीटी से रिलेटेड होती है, जो टाइप 4 है वो हमारे पास रिलेटेड होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ। पहली बात आपने ये चीज क्या करनी है? मेक श्योर करवा लेनी है। आगे आते हैं कि सर जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस जो टाइप 1 है, एक्चुअली में इसके अंदर प्रॉब्लम कहां पर होती है? अगर आप एनआरई के अंदर भी एमसीक्यूज देखो ना तो ये आरटीए से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आए होंगे, मतलब उसके पास्ट एग्जाम्स के अंदर भी, और ये कल एमसीक्यूज भी इसमें से एक एमसीक्यूज आया हुआ था। ठीक है जी, तो बच्चों और पीछे अगर हम पूरा बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास हो तो इंशाल्लाह हम कभी भी एमसीक्यूज को गलत नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं लास्ट पे जाके ना वो रट्टे लगा रहे होते हैं कि आरटीए टाइप के अंदर हाइपोकलीमिया होता है, आरटीए टाइप के अंदर यूरिन पीएच बढ़ जाती है। लेकिन जब तक आपको पीछे बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा तो वो चीज आपको क्या कर सकती है? कंफ्यूज भी हो सकती है, आप वो उसको बोल भी सकते हो, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कंसेप्ट है, वो सबको आप रट्टा नहीं लगा सकते, लेकिन आप सबको समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे आरटी टाइप 1 में पहली बात तो क्लियर होगी कि सर ये इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स। अब थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर जाते हैं कि सर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं उनके अंदर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर पूरी डीसीटी अफेक्टेड होगी फिर तो वो मेरे पास मतलब कि जिटलमैन सिंड्रोम हो सकता है। बात आप समझ रहे हो कि अगर पूरी मेरे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रॉब्लम है तो वो पेशेंट का जिटलमैन सिंड्रोम हो सकता है, फिर हम उसको आरटी टाइप 1 क्यों कह रहे हैं? इसलिए बच्चों आरटी टाइप 1 के अंदर आपकी पूरी डीसीटी अफेक्ट नहीं होती, बट जो डीसीटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो हमारे पास पार्ट क्या होता है? इंपेयर होता है। सर कौन सा पार्ट हमारे पास आरटी टाइप 1 के अंदर इंपेयर होता है? तो काइंडली थोड़ा सा ये ना यहाँ पर डायग्राम के अंदर ना फोकस कीजिएगा। जो पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक्स थे ना उनके ऊपर ये वाली डायग्राम नहीं है, बट लेटर जो जो 2024 और 25 वाला है ना उसके अंदर ये वाली डायग्राम बनी हुई है। तो अगर किसी के पास पुरानी फर्स्ट एड है ना तो आप यहाँ पर इस डायग्राम को नई बुक से ऐड कर लो, वहां पर बहुत अच्छी डायग्राम, क्योंकि इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने कहा कि प्रॉब्लम होती है आरटी टाइप 1 की डीसीटी के अंदर। अब डीसीटी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? यहाँ पर भी दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, अल्फा इंटरकलेटेड और बीटा इंटरकलेटेड, जैसे कलेक्टिंग डक्ट्स में होते हैं ना, आपकी डीसीटी के अंदर भी दो टाइप के सेल्स हैं।
अल्फा इंटरकलेटेड सेल जो कि लार्जर होते हैं, और जो बीटा इंटरकलेटेड सेल जो इसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं। काइंडली यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि सर हमारे पास क्या होना था कि वी हैव द वेरी ब्यूटीफुल हाइड्रोजन पंप हियर। क्या सर, यहाँ पर पहले तो 3 चीजों को नोटिस करो। ये आपके यूरन का क्या है, ल्यूमन, ये ल्यूमन वाला एरिया आ गया, ये आपके पास सेल आ गया, और ऑन द अदर हैंड वी हैव द इंटरस्टिशियम एंड देन वी हैव द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है जी, तो ये इस तरह हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास कैपिलरीज पड़ी हुई है, ये कैपिलरीज वाला एरिया है, ये आपके पास यूरन का ल्यूमन है। ठीक है जी, जहां से यूरन से कोई ना कोई चीजें एब्जॉर्ब होनी है और जहां पर हमने सेक्रेट करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रॉब्लम का कहाँ पर होती है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करो ना बच्चों, तो उन्होंने लिखा है कि सर जो आरटीए टाइप 1 होती है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 होती है, इसके अंदर जो हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन आ रही होती है उस पेशेंट के अंदर, जो हाइड्रोजन के पंप्स होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन क्या होना है, हाइड्रोजन को हम सक्रीट करते हैं आपके यूरन के ल्यूमन के अंदर, उन हाइड्रोजन आयंस के अंदर प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रॉपरली ल्यूमन के अंदर सक्रीट नहीं कर पाते। जब ये बच्चों हाइड्रोजन आयन को प्रॉपरली यहाँ पर यूरिन के ल्यूमन में सक्रीट नहीं कर पाएंगे, तो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड पे देखो, हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर, कार्बोनिक एसिड, जिसको हम H2CO3 कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम 2। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप 2 होता है, आई थिंक आई के अंदर इसकी टाइप 1 होती है। ठीक है, तो ये आप एंजाइम का नाम भी थोड़ा सा देखिए, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज टाइप 2 है। ठीक है, ये क्या करता है सर, दोनों को पकड़ के कार्बोनिक एसिड बना देता है हमारे पास, और जो आप H2CO3 बनता है, फिर इसकी, क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है आपके बाइकार्बोनेट्स के अंदर और हमारे पास हाइड्रोजन आयंस के अंदर। अब जो बच्चों बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, बाइकार्बोनेट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स के साथ क्लोराइड पंप होता है, जिसको हमने कहा क्या कहा था, बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्टर। ये काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, जब आपके पास यहाँ पर एक्सेस बाइकार्बोनेट्स है तो ये एक्टिवेट होगा, जब ये एक्टिवेट होगा तो बाइकार्बोनेट्स को पकड़ के आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर फेंकते हैं। इट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दिस पंप। लेकिन सर अगर क्या हो कि मेरे पास ये जो हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंकने वाला पंप था, इफ इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर ये क्या करे, ये प्रॉपरली काम मेरे पास ना करे कि आपके हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंके, तो इसका मतलब कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बच्चों इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो आपके पास H2CO3 की फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं। जब भी किसी चीज की कमी होती है ना, तो हम उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस सेल के अंदर ज्यादा है, इसलिए हमें इनके ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब इनकी ज्यादा प्रोडक्शन बच्चों नहीं होती, तो आपके पास अगर आप नोटिस करो, ना हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, ना बाइकार्बोनेट्स बन रहे हैं। और अगर बच्चों आपके पास बाइकार्बोनेट्स नहीं बनेंगे, तो बाइकार्बोनेट्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, वो भी नहीं होगी। और अगर बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं होगी, तो मैं कह सकता हूं कि सर इस पेशेंट के अंदर, चूंकि हमने कहा था पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि यहाँ पर इस पेशेंट के बाइकार्बोनेट्स कम हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो बाइकार्बोनेट्स नहीं आ रहे, तो मैं कह सकता हूँ कि सर जो इसकी पीएच है वो भी क्या करेगी, ड्रॉप हो जाएगी। इसकी जो पीएच है वो हमारे पास ड्रॉप हो जाएगी। अब पीएच ड्रॉप होने का रीजन आपको समझ आ गया ना, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स आपकी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा रहे, तो बाइकार्बोनेट्स आपके ब्लड के अंदर कम जाएंगे, जब वो कम जाएंगे तो पीएच आपके पास ड्रॉप हो जाएगी, और इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं सर, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो गया ये, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रीजन सिर्फ देखो बच्चों, पूरे सिनेरियो को आपने समझना है कि एक एबनॉर्मेलिटी की वजह से मेरे पास पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया। जब आपको बाइकार्बोनेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पेशेंट को मतलब कि जो यूरिन की प्रोडक्शन है ना, वो भी ज्यादा हो रही होती है इस पेशेंट के अंदर। तो काइंडली पहले बेसिक चीज देखने की असल में प्रॉब्लम क्या थी। तो आरटीए टाइप 1 के अंदर डॉक्टर शाहजब, आपके हाइड्रोजन पंप जो है वो उसके अंदर क्या होती है, इंपेयरमेंट आ जाती है, उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ आपके पास ये जो पंप होता है हाइड्रोजन, इसके ऊपर कोई मतलब कि ड्रग आके इसको इंपेयर कर दे,
या आपके पास कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, उसकी एंटीबॉडीज को आके इंपेयर कर दे, व्हाटएवर द रीजन that can lead towards the impairment of the hydrogen ions, so it can lead towards the decreased production of the bicarbonates as well. And if there is a decreased production of the bicarbonates, so there is a decreased absorption of the bicarbonates in the blood circulation, so it can lead towards the decreasing the pH of your blood. So that is called the metabolic acidosis. Did you get my point? तो ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर, याद रखनी है। मेन चीज सिर्फ क्या है सर, हाइड्रोजन आयंस का यहाँ पर पंगा है। हाइड्रोजन का जो पंप है, हाइड्रोजन पंप क्या होता है, हमारे पास इंपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास कम है, इसी वजह से पीएच में उसके हमारे पास ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हो गया ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो दैट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूलर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसको कहते हैं डिस्टल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 1। अब बच्चों दो चीजें जो है ना वो बार बार पूछी जाती हैं, और यही चीजें आपने क्या करनी है, बार बार गलत भी करनी है, मुझे पता है, क्योंकि जब आप 2-3 दफा गलत नहीं करोगे तो फिर आप सही कैसे करोगे। ठीक है, तो कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ गलतियां अच्छी होती हैं हमारे लर्निंग के लिए। जैसे यूवर्ड वाले बच्चे नहीं होते, मतलब कि 100 में से 40-50% मतलब के मार्क्स आ रहे होते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, जब स्टार्ट करने यूवर्ड स्टार्ट किया था तो 100 में से कभी 50 ठीक होते थे, कभी 55% एमसीक्यूज जो होते हैं वो ठीक होते थे, 40 में से 20 ठीक होते थे, ऐसे समझ लो। लेकिन उनसे फिर गलतियों से हम सीखते हैं। इसी तरह यहाँ पर 2-3 दफा पीएच वगैरह को गलत करोगे, लेकिन जब आप पीछे रीजनिंग जाके देखोगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आएगा। अब देखो, मुझे सबसे पहले आप बताओ, इसकी यूरिन की पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जी डॉक्टर रिफत, व्हाट डू यू थिंक? सर यूरिन में इंक्रीज HCO3 होगी, जा रहा है, बाइकार्बोनेट जा ही इंक्रीज यूरिन में होगी, रहे, अल्कलाइन होगा ना। होगी अल्कलोसिस होगी यूरिन की। यूरिन की अल्कलोसिस होगी, यूरिन के अंदर क्या जा रहे हैं सर HCO3 जा रहे हैं ना, अब्सॉर्ब भी नहीं हो रहे बाइकार्बोनेट। मैडम? नहीं नहीं, आप देखना थोड़ा सा, काइंडली यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। बाइकार्बोनेट्स आपके सेल के अंदर बनते हैं, तो यहाँ पर तो हम तो इनको सिक्रीट नहीं करवा रहे हैं। सर एच पॉजिटिव जो है वो यूरिन में नहीं जाएंगे, जिस वजह से अल्कलोसिस होगी, सेल के अंदर रहेंगे। क्या नहीं होगा? एच पॉजिटिव क्या? आयन जो है वो आपने बताया ना, वो जी जी यूरिन में नहीं जाएंगे ना, वो यूरिन में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बताया कि चैनल का मसला होता है जिसकी वजह से अल्कलोसिस होगी। जी जी डॉक्टर साहब, ये एग्जैक्ट आंसर है। आप खुद देखो ना कि हाइड्रोजन आयन आपके यूरिन के अंदर नहीं जा रहे, और हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयन आप रिलीज नहीं करोगे तो जो यूरिन की पीएच है बच्चों वो इंक्रीज रहती है, उसको डिक्रीज आपके हाइड्रोजन आयन से करना है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन आर एसिडिक इन नेचर। और अगर मैं कहूँ दे आर वेरी एसिडिक इन नेचर, ये पीएच को बहुत ज्यादा वेरी करते हैं आपके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स तो आपके सेल के अंदर आकर बनते हैं, आप देखो ना, देखो यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बने हुए हैं, और उनकी हमने रीअब्जॉर्प्शन करवाई थी, वो बाइकार्बोनेट्स आपके सेल के अंदर आके बने। जब आपके पास हाइड्रोजन आयन काम नहीं करेगा तो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। अगर डॉक्टर साहब की फॉर्मेशन होती तो मैं उसको ब्लड सर्कुलेशन में ना ले जाता, तो मैं ब्लड की पीएच को इंक्रीज ना करवा देता, तो देखिए वहां पर आपकी ब्लड की पीएच भी ड्रॉप हो गई है, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स कम है। और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन आयन को यूरिन में नहीं फेंक रहा, इस वजह से जो पीएच है वो हमारे पास यूरिन की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यू शुड नो द रीजन। तो यहाँ पर सर जो पीएच है, ये पीएच मेरे पास इंक्रीज हो जाती है यूरिन की, कितना इंक्रीज हो जाती है? 5.5 से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली 5.0 से लेकर 5.5 होती है, तो यहाँ पर 5.5 से ज्यादा आपके यूरिन की पीएच इंक्रीज हो जाती है रीनल ट्यूब्यूलर आरटीए टाइप 1 के अंदर। आगे आते हैं जी, सीरम पोटाशियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी डॉक्टर साहब, पोटाशियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पोटाशियम भी कम होगी सर, जैसे हाइड्रोजन पोटाशियम कम होती है, सोडियम ज्यादा हो जाती है। सीरम के अंदर पोटाशियम? अच्छा, ब्लड के अंदर, जी। ब्लड के अंदर फिर ज्यादा होगी क्योंकि हाइड्रोजन भी अंदर ही है, बाहर नहीं निकल रहे, तो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे अंदर तो पोटाशियम भी ज्यादा होगी। सर जी यूरिन से अब्जॉर्ब होंगे ना पोटाशियम आयन, जब वो चैनल ही काम नहीं करेंगे तो वो पोटाशियम कैसे अंदर आएंगे? तो इसका मतलब है कि सीरम लेवल में पोटाशियम कम होगी ना। तो साहब यहाँ पर सीरम की जो पोटाशियम हमारे पास कम हो रही है, यहाँ पर मसला कौन सा आ रहा है? हाइड्रोजन आयन का सारा, हर जहाँ पर हाइड्रोजन की इंपेयरमेंट हो रही है। तो जब इंट्रासेलुलरली आपके हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहे हैं सर, बाहर नहीं जा रहे, एक्सेस हाइड्रोजन कैन लीड टुवर्ड्स द इंपेयरमेंट ऑफ योर हाइड्रोजन पोटाशियम पंप। तो जब ये भी आपके पास पोटाशियम पंप इंपेयर हो जाएगा तो यहाँ पर पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी,
and if there is a no reabsorption of the potassium, so decrease amount of the potassium in the blood circulation. ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने लिखना है लो reabsorption of potassium, लो reabsorption, लो reabsorption of potassium. सर लेकिन कल आपने बताया नहीं था कि हाइड्रोजन कम होंगे तो पोटाशियम भी कम होंगे। सर वो आपके रास मैकेनिज्म से रिलेटेड मैकेनिज्म है, वो जब रास एक्टिवेट होता है ना तो तब होता है जब एल्डोस्टेरोन आपके पास हाइड्रोजन और पोटेशियम दोनों को उठा के बाहर फेंकता है, बट हियर इज नॉट रिलेटेड विद एल्डोस्टेरोन हार्मोन, समझ रहे? ओके सर। आगे आते हैं कि सर जो आपने बताया कि आरटीए टाइप 1 के अंदर पेशेंट के अंदर मतलब कि यहाँ पर सीरम के अंदर पोटेशियम का मतलब हाइपोकैलेमिया हो रहा है और उसके जो यूरिन की पीएच है वो दोनों वो इंक्रीज हो रही है, और हमें इन दोनों का मतलब कि ना नुकसान है। अगर आप देखो ना, अगर आपकी पोटेशियम है जो सर्कुलेशन में वो कम है तो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होगा, और अभी हमने कल ही डिस्कस किया था कि सर अगर आपकी पोटेशियम कम है तो पेशेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आएगी, एक तो उस पेशेंट के अंदर मस्कुलर पैथी होगी और दूसरा सर उस पेशेंट के अंदर अरिथमियाज होंगे। तो ये बच्चों आपने रिलेट खुद करते जाना है कि देखो पोटेशियम कम है तो हमने सर खुद रिलेट करना है पेशेंट मेरे पास ये कैसे आएगा। अब देखो आप में से अगर मैं किसी से पूछता हूँ इफ वी हैव द पेशेंट ऑफ द आरटीए टाइप 1, सो हाउ दिस पेशेंट प्रेजेंट्स विद यू इन योर ऑफिस, कैसे वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, व्हाट डू यू थिंक जी डॉक्टर अफरीन? ज्यादा यूरिन आएगा। ओके ये कह सकते हैं हाँ जी। डॉक्टर अबीरा आप बताएंगी कि आरटीए वाला टाइप 1 का पेशेंट ये आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा? आप बताओ, अब आएगा ना मजा। जी डॉक्टर किरण, हाउ द पेशेंट ऑफ आरटीए टाइप 1 प्रेजेंट्स, या इसके साइन और सिम्टम क्या होंगे, या इसकी तशखीसी अलामात क्या होंगी? नोजिया होगा? ओह माय गॉड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे नोजिया हो सकता है क्योंकि आपकी पीछे जो पीएच है ना ये वेरी हो रही है। हाइपोक्लीमिया, पेशेंट आपको आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे हाइपोक्लीमिया हुआ है, डिहाइड्रेशन के साथ आएगा कौन स्पेसिफिकली? जी पेन सर, कौन सी पेन डॉक्टर साहब? लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है नियर व्हाट कैन बी ब्लैडर। द रीजन, व्हाट कैन बी द रीजन? स्टोन्स बन सकते हैं। स्टोन्स बन सकते हैं यार, ये कहो ना, वेरी गुड कि सर इस पेशेंट के अंदर स्टोन्स बनेंगे। ओह माय गॉड वेरी इंटरेस्टिंग, इस पेशेंट के अंदर स्टोन्स बनेंगे। बच्चों जब भी आपके यूरिन की पीएच इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी, या ज्यादा अल्कलाइन होगी या ज्यादा एसिडिक होगी, तो वो प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होती है कि वो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर यूरिन की पीएच अल्कलाइन हो रही है और अल्कलाइन पिक्चर के अंदर आपके जितने भी वो इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट होके जा रहे हैं, दे लव्स टू बाइंड इन दिस पीएच, वो सारे एक दूसरे के साथ, कैल्शियम भी वो भी अटैच हो जाएगी, जो यूरिया है जो यूरीमिया वो सारे बाइंड होके किडनी स्टोन बना देंगे। तो अल्कलाइन पीएच की वजह से बच्चों पेशेंट आपके पास किडनी स्टोन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस पेशेंट प्रेजेंट्स विद रिकरेंट किडनी स्टोन्स, बार बार किडनी स्टोन्स बन रहे होंगे क्योंकि उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है भाई, इंपेयरमेंट हुई पड़ी उसके हाइड्रोजन की, जिसकी वजह से उसकी पीएच इंक्रीज होगी यहाँ पर। तो पहला तो सर ये पेशेंट किडनी स्टोन के साथ आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि हर पेशेंट ही किडनी स्टोन के साथ आए, हमारे पास ये पेशेंट हाइपोक्लीमिया की सिम्टम के साथ आ सकते हैं क्योंकि पोटेशियम भी तो कम हो रहा है ना, तो अरिथमिया हो गया, मसल वीकनेस हो गया, इन सिम्टम के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बैकग्राउंड नॉलेज है जो आपने खुद मतलब के सोचना है। आगे आते मैंने आपको थोड़ा सा रास्ता बता दिया कि आपने ऐसी चीजों को ना सोचना करना है। तो आगे आते हैं जी कॉजेज, व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ द आरटीए टाइप 1। बच्चों इसमें सबसे पहले आपने याद रखना ऑटो इम्यून डिजीजेस, काइंडली ऑटो इम्यून डिजीज। अगर एक आपके पास यंग फीमेल आती है, एक यंग फीमेल ब्यूटीफुल फीमेल अगर आपके पास आती है, तो मैंने आपको पहले बताया होगा कि 25 से 35 साल की जो फीमेल होती हैं वो मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ आती हैं। कौन सी सर? एसएलई। उसके बाद पेशेंट के अंदर हम कहते हैं कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, इवन दो रूमाटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर एल्डर्स के अंदर होता है, तो वो एल्डर्स भी तो आ सकते हैं भाई आरटीए टाइप 1 के साथ है। तो ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर बच्चों एसएलई होगी, रीमाटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास हो गया। ये अगर ये वाली पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है तो पेशेंट हमारे पास आरटीए टाइप 1 के साथ आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल्स लव्स टू यूज एनसिड्स, अब ये वाला सिनेरियो बड़ा मजे का है, इसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। क्या कहते हैं? एनल, और ये पूरा टॉपिक है इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे, मेडिसिन के अंदर ये टॉपिक है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। अगर मेरे पास एक यंग फीमेल है
और मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि ड्यूरिंग मेंसेस जो फीमेल्स है वो अक्सर बहुत ज्यादा एनसिड्स का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर एक यंग फीमेल है बहुत ज्यादा एनसिड्स के इस्तेमाल की हिस्ट्री है, तो उस फीमेल आपके पास किडनी मतलब कि फ्लैंक पेन के साथ आ रही ना, तो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी होती है ज्यादातर फीमेल्स के अंदर। और यहाँ पर अगर एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी है तो उस पेशेंट के अंदर आरटी टाइप 1 भी हो सकती है। ये एनसिड्स क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट के अंदर हाइड्रोजन आयंस को भी इम्पेयर कर सकते हैं, या जो इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं कि सर कोई और रीजन भी हो सकता है। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पेशेंट है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के साथ, सिस्टेमिक, कोई मुझे बता सकता है एग्जांपल सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन की? फंगस इन्फेक्शन है जो सिस्टेमिक भी हो। कैंडिडा अल्बिकन, कैंडिडा अल्बिकन्स मतलब कि ये ज्यादा सिस्टेमिक नहीं होता, ये ज्यादा लोकलाइज होता है। जो कैंडिडा या आपको ओरल थ्रश करवाएगा, यहाँ जो नीचे जाके ना आपको वजाइनल थ्रश करवाता है। चले मैं आपको हिंट देता हूँ, डीके वाले पेशेंट के अंदर बड़ा कॉमन होता है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन, एक हमारे पास जो डीके वाले पेशेंट में बड़ा कॉमन होता है जी। आप डॉक्टर साउद हमें शायद बता सकते हैं कि डीके वाले पेशेंट को कौन से फंगस की वजह से ज्यादा इन्फेक्शन होता है? यार सिंपल सी बातें हैं अल्लाह के बंदो। सर म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस, वेरी गुड। सर जो म्यूकोरमाइकोसिस होती है वो पेशेंट आपको पता है कितनी मतलब कि सीवियर सिम्टम के साथ आ रहा होता है? उनकी स्किन की डिस्ट्रक्शन, उसके मतलब कि ओरल कैविटी की डिस्ट्रक्शन, उस पेशेंट के अंदर और भी काफी ज्यादा सिस्टेमिक सिम्टम्स आती हैं। तो डीके का पेशेंट सर म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, एंडोक्राइन पढ़ा नहीं हो आप लोगों ने? फर्स्ट एड की लाइन है ये मेरे भाई। तो म्यूकोरमाइकोसिस वाला पेशेंट है तो आपको पता है डॉक्टर साहिबा, जब भी आपको सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन होता है तो आप कौन सी ड्रग देते हो ज्यादातर? व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन? एम्फोटेरिसिन सर देते हैं। एम्फोटेरिसिन बी, वेरी गुड। एम्फोटेरिसिन बी, and if you don't mind, amphotericin B can cause the RTA type 1, can cause the RTA टाइम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर अगर पेशेंट के, अब मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है कि सर पेशेंट होगा, डायबिटिक होगा, हॉस्पिटलाइज होगा, म्यूकोरमाइकोसिस होगी, एम्फोटेरिसिन बी के ऊपर होगा, बाद में RTA टाइप 1 हो सकती है। ओह माय गॉड सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस तरह चीजों को रिलेट करने इंशाल्लाह आपने। एम्फोटेरिसिन बी, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह इस पेशेंट चीजों को ना अप्लाई करने। इसके अलावा सर अगर आपके पास यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यूरिनरी ट्रैक के अंदर अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो हाँ जी, कैसे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है? व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन? यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन किस किस तरीके से आ सकती है? सिंपल सी बात है यार, किडनी स्टोन हो, अगर आपको एक पेशेंट है उसको किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन के बाद उसको आरटीओ हो सकती है, या मैं कह सकता हूँ कि रीनल सेल कार्सिनोमा, या मैं कह सकता हूँ कि भाईजान यूरेटर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। हमने पढ़ा हो ना कि इसकी जंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम बात उसकी वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे कॉजेज हैं, मैंने आपको दो तीन यहाँ पर लिखवा दिए। का छोटा रह जाना वो भी काज हो सकती है। कौन सा डॉक्टर साहिबा? एक यूरेटर मतलब छोटा रह गया, और आपने बताया था ना कि वो शंट साइज का करेगा बैक, बिल्कुल निशान। बिल्कुल जी जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काज है। जो भी शंट आता है ना, जैसे कि वेजिको यूरिथेरिक रिफ्लेक्स है, या हमारे पास जो आपकी वो आर्टरी है, क्या नाम था उसका, इलिक आर्टरी था आई गेस, जो आपके यूरेटर को मिड से क्या कर रही थी, कंप्रेस कर रही थी, तो वहां से भी जो यूरिन वो बैक शंट करके किडनी के अंदर जाके हाइड्रोनेफ्रोसिस काज करवा के वो आर्टरी टाइप 1 काज कर सकता है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर तो हम सारा दिन भी बैठे रहे ना तो एक टॉपिक के ऊपर हम टाइम लगा सकते हैं, लेकिन हमने चीजें कवर भी करनी है, मेमोराइज भी करनी है। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द एसेसुएशन कि सर जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं आरटीए टाइप 1 के, इनकी क्या क्या एसेसुएशन? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पेशेंट हमारे पास आते हैं कौन सी एसेसुएशन के साथ? किडनी स्टोन्स के साथ, किडनी स्टोन्स। और कौन से किडनी स्टोन्स? रिकरेंट, बार बार किडनी स्टोन्स, रिकरेंट किडनी स्टोन्स। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बोन पेन के साथ, बोन पेन। अच्छा मुझे कोई बता सकता है व्हाई बोन पेन इज हियर? इसको बोन पेन क्यों हो रहा है भाई? मसला किडनी में है, पेशेंट की मतलब के फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसकी बोन वो पेन हो रही है पेशेंट को। सारे आयन डिपॉजिट हो रहे हैं ना, आयन लॉस हो रहे हैं, मतलब कि सर जैसे हमारे पास कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो वो कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है? बोन पेन होती है। क्योंकि देखो जब आपको हाइपोकैल्सीमिया होता है ना,
तो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होता है, और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता होता है, दो काम करता होता है। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, कैल्शियम की क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन, और फॉस्फेट को ये क्या करवाता है, सेक्रेट करवाता है। ठीक है, और ये आपका जो मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन एक तो किडनी के ऊपर एक्ट कर रहा है बच्चों, दूसरा आप ये एक्ट करता है ये ब्यूटीफुल बोन्स के ऊपर। और बोन से क्या करता है ये भाई, बोन्स के ऊपर अगर आपको याद हो ना, तो हमने पढ़ा था कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को ये एक्टिवेट करता है, और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन की वजह से ओस्टियोप्रोसिस, यहाँ मतलब कि रिजॉर्प्शन करवाता है बोन से, जिसकी वजह से आपके पास कैल्शियम रिलीज होती है और फॉस्फेट रिलीज होती है। और फिर यही कैल्शियम जब यहाँ से रिलीज करवा रहे हैं ना, एक तो इस तरह इंक्रीज करवा देगा ब्लड सर्कुलेशन में, दूसरा आपके पास किडनी से ना इसकी रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, तो इस तरह कैल्शियम को ये इंक्रीज करवाता है। अब जब से आपके पास कैल्शियम अब रीअब्जॉर्ब तो नहीं हो रही, लेकिन आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बोन से कैल्शियम को निकाल रहा है, बोन को ये वीक कर रहा है। इसलिए हार्ट टाइप 1 के पेशेंट जो हैं वो बोन पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप जिसको मुझे पता नहीं कौन कह रहा है कि सर आज का तो जो टॉपिक है वो 10 मिनट का है, भाई 10 मिनट का नहीं है वैसे 10 मिनट का, लेकिन हमने सारा उसको एसेसुएशन, उसके कॉन्सेप्ट वो सारे हमने समझे। तो ठीक है, आरटीए टाइप 1 के अंदर मैं थोड़ा सा अगर आपको रिव्यू दूं, जो चीजें आपने मेमोराइज करनी है। आरटीए टाइप 1 के अंदर डीसीटी में प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन काम नहीं करेंगे, बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पेशेंट के यूरिन की पीएच इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन सेक्रेट नहीं हो रहा, जो हमारे पास पोटेशियम है वो ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम की भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। कॉजेस क्या है, एम्फोटेरिसिन बी हो सकता है हमारे पास है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, और उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एसेसुएशन क्या है, किडनी स्टोन्स। ओके जी, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप, आरटीए टाइप 2। अब टाइप 2 है, लेकिन काम ये टाइप 1 वाला करे, मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको जो डिफेक्ट नजर आएगा, डिफेक्ट इन द पीसीटी, डिफेक्ट इन द पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और क्या डिफेक्ट है बच्चों, यहाँ पर जो आपके बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन है ना, वो रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास इंपेयर होगी। रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जानी है, इंपेयर, एबनॉर्मल हो जानी है। ये इजी है एज कम्पेयर टू टाइप 1। ठीक है, वो बड़ी मतलब थोड़ी सी ना ट्रिकी सी है। अब देखना सर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है बच्चों, मेन प्रॉब्लम है कि आपके पास जो बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन है ना, ये रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास डिक्रीज होनी। अब डिक्रीज होनी कैसी, जरा काइंडली देखिएगा, असल में बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक म्यूटेशन क्या है, तो आपने इसको फोकस करना है। क्या प्रॉब्लम है कि सर जो पीसीटी के अंदर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट्स काउंटर को ट्रांसपोर्टर था, जहां से इसकी रीअब्जॉर्प्शन होनी थी हमारे पास बाइकार्बोनेट्स की, वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो गांधी यहाँ पर देखिएगा कि सर डिक्रीज फंक्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर, देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर ये काउंटर ट्रांसपोर्ट काम नहीं करेगा, तो सर इसका सिंपल सा मतलब तो ये हुआ कि जो मेरे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बाइकार्बोनेट्स जाने थे वो कम जाएंगे, जो बाइकार्बोनेट्स जाने थे बच्चों वो यहाँ पर कम जाने थे। रीजन क्या था कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर म्यूटेशन आई हुई है, यहाँ पर इंपेयरमेंट हुई हुई है कि जो आपका बाइकार्बोनेट सोडियम को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है जी, ये काम नहीं कर रहा। जब बच्चों ये काम नहीं करेगा, इसको हम लगाते हैं ऐसे। अब इसकी वजह से जो आपके पास बाइकार्बोनेट्स है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, सेल के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। जब बच्चों सेल के अंदर ये ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या हमें इनकी जरूरत है कि हम आपके पास मजीद बाइकार्बोनेट्स को यहाँ से रीअब्सॉर्ब करें, मतलब जरूरत ब्लड सर्कुलेशन में तो है, लेकिन सेल के अंदर बाइकार्बोनेट्स ऑलरेडी ज्यादा हैं, ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या हम इन नेगेटिव आयंस को चाहेंगे कि और ज्यादा सेल के अंदर बनेंगे? भाई बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे। इसी वजह से बच्चों आपके पास ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रीअब्जॉर्प्शन है ये भी रुक जाती है, और जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी, तो हमारे पास ये जो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन है ये भी रुक जाएगी। जब इसकी फॉर्मेशन हमारे पास रुक जाएगी बच्चों, तो जो आपके पास फ्री फॉर्म के अंदर बाइकार्बोनेट्स और जो हाइड्रोजन है सेल से बाहर आ रहा होता है, ये आपके पास फ्री फॉर्म में जो बाइकार्बोनेट्स ऊपर से फिल्टर होकर आ रहा होता है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती बच्चों। ये कौन सा बाइकार्बोनेट्स है जो फ्री फॉर्म में फिल्टर होके आता है? हमने पढ़ा था ना पीसीडी के अंदर, सबसे पहले मैंने आपको चैनल ये वाला डिस्कस करवाया था कि बाइकार्बोनेट्स आएंगे, सेल हाइड्रोजन आयन फेंकेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा,
उसको फिर हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली क्या होते हैं, डिफ्यूजेबल होते हैं, वो सेल के अंदर जाते हैं, दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम उनके ऊपर लगता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, उसकी फिर हम ब्रेकडाउन बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन में करते हैं, बाइकार्बोनेट्स को हम सर्कुलेशन में ले जाते हैं, हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सर ये थी कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन सर्कुलेशन में नहीं हो रही थी, और जब ब्लड सर्कुलेशन में इसकी बच्चों रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये जो सारा आपके पास साइकिल है ये रुक जाएगा, और एट द एंड साइकिल रुकने की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुई है कि बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से नहीं हुई। जब बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये बच्चों बाइकार्बोनेट्स कहाँ पर जाएगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सॉरी यूरिन के अंदर चला जाएगा। हाँ, किसी हद तक आपका डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट्स है वो इनको रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, बट बच्चों उतना नहीं कर पाओगे ना जितना आपका पीसीटी रीअब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने ये भी बात उस दिन भी डिस्कस की थी कि सर सोडियम अगर 65% से लेके 80% पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, अगर पेशेंट को फैनकोनी सिंड्रोम है तो आगे वाले जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स है वो किसी हद तक तो रीअब्जॉर्ब सोडियम कर लेते हैं, बट उतना नहीं कर पाते जितना पीसीटी करता है। इसी तरह जैसे यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स आपके पास रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाके कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उतनी अमाउंट इसकी रीअब्जॉर्ब नहीं होती, बट एट द एंड पेशेंट के अंदर हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही नजर आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सर आपने अभी बताया कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स, और अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट्स ब्लड सर्कुलेशन में कम है तो आपकी पीएच क्या हो जाएगी, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी, और ड्रॉप होके ये कौन सी पीएच है, क्या ये रिस्पिरेटरी एसिडोसिस? नॉट एट ऑल सर, इट्स द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यूरिन में तो अल्कलोसिस नहीं होगी सर? टेंशन क्यों लेते हैं, अभी हम एसिडोसिस करवा देते हैं। मेटाबॉलिक नहीं अल्कलोसिस यूरिन में। जी जी, यहाँ पे पीसीटी के अंदर जो यूरिन होगा ना उसकी आपके पास अल्कलोसिस होगी, लेकिन अभी आगे की फिल्म बैठती है हमारे पास, एट दी एंड जो यूरिन होता है उसकी एसिडोसिस होती है। अभी आपको बताता हूँ कैसे होती है। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो हमारे पास ये हो गया कि यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट्स कम जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी सॉरी ज्यादा जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बाइकार्बोनेट्स आपके पास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स बच्चों ज्यादा जा रहे हैं, ये ज्यादा बाइकार्बोनेट्स जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि किसी ना किसी हद तक देखो यहाँ पर आ रहे हैं 20 बाइकार्बोनेट्स पीसीटी से, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना तो सिर्फ एक एरो है, मतलब कि जो 10 बाइकार्बोनेट्स है ना वो हमने यहाँ पर रीअब्सॉर्ब कर लिए। डॉक्टर फैज आई नीड योर प्योर अटेंशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट काफी सही काम कर रही हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो 2 एरो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर तो यार की हो गया एसिडोसिस, यहाँ पर अगर 20 बाइकार्बोनेट से आपके पीसीटी वाले यूरिन के अंदर, तो जब तक वो डीसीटी के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट्स तक जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ उनमें से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो बाकी आप देखो 20 में से 10 आपके यूरिन के अंदर रहेंगे, बाकी जो 10 है वो आपने क्या करवा लिए, रीअब्सॉर्ब करवा लिए। ठीक है अब जब आप ज्यादा बाइकार्बोनेट्स को बच्चों रीअब्सॉर्ब करवाओगे ना तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को सक्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था ना, ये देखो अगर आप डीसीटी में से ज्यादा बाइकार्बोनेट्स को बनाओगे ना तो बच्चों यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन आयंस भी बनेंगे, और ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ पर जा रहे हैं, यूरिन के ल्यूमन के अंदर जा रहे हैं। तो जब ये हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि उधर तो हाइड्रोजन आयंस के पंप का मसला नहीं है ना, वहां पर तो हमारे पास मतलब इस कंडीशन में तो हाइड्रोजन पंप बिल्कुल ठीक है ना, तो बाइकार्बोनेट जब यहाँ से रीअब्सॉर्ब होंगे तो एट दी अल्टरनेट के तौर पर आपको हाइड्रोजन आयंस क्या है, ल्यूमन के अंदर यूरिन के फेंकने पड़ेंगे, और जब आप हाइड्रोजन आयंस को यहाँ पर सक्रिएट करोगे तो डॉक्टर साहिब इन हाइड्रोजन आयंस के यूरिन के अंदर जाने की वजह से आपके यूरिन की जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, तो आरटी टाइप 2 के अंदर क्या हुआ सर, बाइकार्बोनेट्स का मसला है, बाइकार्बोनेट्स रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है पीसीटी के अंदर। हमने क्या देखनी है सर, यूरिन की पीएच। जी अब आप मुझे बताएं यूरिन की पीएच ज्यादा होगी या कम होगी, डिक्रीज होगी, एसिडोसिस एसिडिक होगा यूरिन। अच्छा मुझे अब कोई और बताएगा, आप नहीं, आपको समझ आ ज्यादा रही है। हाइड्रोजन डॉक्टर इफ्रा बताएंगी कि यूरिन की पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस यूरिन में जाएंगे। कैसे जाएंगे, ज्यादा क्यों जाएंगे? क्योंकि डीसीटी में बाइकार्बोनेट ज्यादा बन रहे हैं टू गो इन द ब्लड, तो इस वजह से हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेंगे उसके ब्रेकडाउन में, तो वो फिर हमारे यूरिन में जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड के सर जो बाइकार्बोनेट पीसीटी से रीअब्सॉर्ब नहीं ना होंगे, हमारी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स कोशिश करती है कि यार हम किसी तरह जो आपका बाइकार्बोनेट उसको रीअब्सॉर्ब कर लें,
अब वो बाइकार्बोनेट से रीअब्जॉर्ब होंगे, बट लेकिन आपको अल्टरनेटिव तो कुछ ना कुछ सेक्रेट करना पड़ेगा ना। तो वो आपके पास ये जो डीसीटी है वो क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन आइंस। और बच्चों इन्हीं हाइड्रोजन आइंस की वजह से पीएच जो यूरिन की होती है वो डिक्रीज होती है। ज्यादातर बच्चे इस पीएच को इंक्रीज लगाते हैं, क्योंकि उनके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है कि बाइकार्बोनेट सर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ये बाइकार्बोनेट्स यूरिन के अंदर जा रहे हैं, और जहां पर बाइकार्बोनेट्स जाते हैं वहां पर पीएच इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए वो इसको इंक्रीज 5.5 पीएच लगाते हैं, बट उनको नहीं पता कि हमारे पास डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भी अभी रिमेनिंग है। वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को सेक्रेट करेंगे, किसी हद तक बाइकार्बोनेट्स को रीअब्सॉर्ब कर पाएंगे, और जब ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे तो बच्चों जो आपकी पीएच है ये 5.5 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 5.5 से हमारे पास जो पीएच है ये डिक्रीज हो जाएगी। तो काइंडली याद रखिएगा, आरटीए टाइप 1 के अंदर यूरिन की पीएच ज्यादा होती है, टाइप 2 के अंदर यूरिन की पीएच कम 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 होती है। ठीक है, ये बात अपनी याद रखनी। लेट्स कम्स टुवर्ड द सीरम पोटेशियम। बच्चों सीरम पोटेशियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब पता चलेगा जी। डॉक्टर गौरी, डॉक्टर माहम हमें बताएंगी कि आरटीए टाइप 2 के डिक्रीज होगा। अंदर कैसे होगा। डॉक्टर साहब आपको पता है, नेक्स्ट आपने ये भी बताना है, रीजन भी बतानी है आपने। सर वही पोटाशियम हाइड्रोजन पंप जो है वो नहीं काम करेगा। अरे यहाँ पर तो कर रहा है, यहाँ पे तो कर रहा है, वो तो ऊपर मसला था, यहाँ पर तो कर रहा है काम। बताओ 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 बताओ। डॉक्टर मोहन, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर इफ़त, सफा, साउद, बिकॉज वी शुड नो द रीजनिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप इस तरह, मैं देखो मैं आपको मतलब कि वो टॉर्चर या इस तरह का कोई मेरा मतलब कि माइंड नहीं होता, सिर्फ ये कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना तो वो हमें चीज ज्यादा देर तक याद रहती है। अब आपको याद है कि सर ने ये पूछा था, फिर इसका सर ने ये कॉन्सेप्ट या ये आंसर बताया था, फिर आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। सर पोटाशियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, हाइपरकैलेमिया होगा। पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा। डॉक्टर साहिबा क्यों हाइपरकैलेमिया होगा? क्योंकि सर जब हम हाइड्रोजन ज्यादा एक्सक्रीट कर रहे होते हैं यूरिन में, जब मतलब आगे जाता है तो उसके इसके काउंटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसके बराबर में मतलब पोटाशियम रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। पोटेशियम तब रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, काइंडली मुझे आपकी थोड़ी सी प्योर अटेंशन की जरूरत है। सर यहाँ पर प्रॉब्लम आपने बताया था कि हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स है ना, ये बाइकार्बोनेट्स की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही, बाइकार्बोनेट्स की यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही। बच्चों एक बात काइंडली याद रखिएगा, जब आपके सल्यूट्स लॉस होते हैं, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी, जब आप सल्यूट्स को लॉस करते हैं तो क्या आप इसके पीछे वाटर को लॉस नहीं करते? काइंडली बताइएगा मुझे, जहां पर सल्यूट्स जाते हैं क्या उनके पीछे वाटर नहीं जाता? हम अक्सर कहते नहीं है कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को सर बहुत ज्यादा यूरिन आता है। क्यों बच्चों? क्योंकि उसका जो ग्लूकोज है वो यूरिन में जाता है, और ग्लूकोज के पीछे वाटर भी जाता है, उसका वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाती है। इस वजह से पेशेंट को क्या होता है, बार बार यूरिन आ रहा होता है, क्योंकि सल्यूट यूरिन के अंदर जा रहा है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर जो आपका बाइकार्बोनेट्स है, ये बाइकार्बोनेट्स एक लार्ज आपका सल्यूट है, ये आपके यूरिन के अंदर जा रहा है, और अगर ये यूरिन के अंदर जाएगा तो इसके पीछे वाटर भी जाहिर बात है जाएगा, तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हमारे पास क्या हो जाती है, कम। जब बच्चों वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम होती है तो हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाएगा। और जब आपके पास बच्चों ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? काइंडली मुझे बताइएगा, काइंडली बताइएगा कि जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जब आपका बीपी डिक्रीज होता है तो कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट? वेरी गुड सर, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। और जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो सर आपने एक चीज उसमें बताई थी कि ईडीएच को भी इंक्रीज करता है और ये एल्डोस्टेरोन को भी इंक्रीज करता है। तो मैं कह सकता हूं कि सर इस पेशेंट के अंदर चूंकि रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन की वजह से एल्डोस्टेरोन भी रिलीज हो रहा है, और ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करेगा, आप मुझे आप खुद बता दें। ये एल्डोस्टेरोन आपके पोटेशियम को ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा या ज्यादा सक्रीट करेगा? ये आपके हाइड्रोजन आयंस को ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा या सक्रीट ये करेगा? ज्यादा सक्रीट करेगा, सोडियम को अपटेक करेगा। हाँ जी, तो जिसकी वजह से आपकी पोटेशियम की क्या होगी, सक्रीशन होगी, और हाइड्रोजन आयन की भी सक्रीशन होगी। तो मैं यहाँ पर दोबारा अपनी बात को वेरीफाई कर सकता हूँ कि यूरिन की पीएच क्या होती है, 5.5 से कम होती है, एसिडिक होती है। एक उसका रीजन ये भी होता है।
तो एट दी एंड सर आंसर फिर इसका क्या बनता है कि बच्चों आपके सीरम के अंदर जो पोटाशियम होता है डॉक्टर साहब वो कम होता है, क्योंकि रास मैकेनिज्म के अंदर जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होकर पोटाशियम को सेक्रेट करवा देता है। तो यहाँ पर हम सीरम पोटाशियम को क्या लिखेंगे, कम। पेशेंट को क्या होगा, सर हाइपोक्सीमिया। सर जो आप नोट्स पे लिखते हैं काइंडली उसको इरेज ना किया करें, वो ना फिर हमने बाद में लिखना होता है बुक्स पे। यार वो अक्सर आप नोटिस करो ना, तो जो चीज समझाने के लिए मैं लिखता हूँ ना, तो मतलब मैं उसको रेज करता हूँ, लेकिन जो नोट्स के लिए होती है मैं उसको लिख ही रहने देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ना दोनों साइडों की तरफ, तो आप बिल्कुल परेशान हो, जो चीज नहीं आपको चाहिए होती वो मैं सिर्फ रेज करता हूँ। तो आपके पास बच्चों यहाँ पर जो पोटाशियम है वो सर्कुलेशन में कम है, लेकिन ये जो पोटाशियम है कहाँ पर जा रहे हैं, आपके यूरिन के अंदर ज्यादा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सल्यूट ज्यादा यूरिन के अंदर, बाइकार्बोनेट्स भी जा रहा है, पोटाशियम भी जा रहा है, तो आपके पास यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दोबारा किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट। आई होप सो इट मेक सेंस। नेक्स्ट कम्स टुवर्ड्स द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द आरटीए। कि हमारे पास जो आरटीए टाइप 2 या जिसको हम सर प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 कहते हैं, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले जिसका काज है वो हमारे पास है मल्टीपल माइलोमा। क्या कॉज आपने याद रखना है, मल्टीपल माइलोमा। अब आप में से मुझे कौन बताएगा व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा। ब्लड डिसऑर्डर है सर, बोन मैरो ब्लड डिसऑर्डर डिसऑर्डर। क्या होता है इसके अंदर डॉक्टर साहब, आरबीसीज कम बनेंगे ना, ब्लड मल्टीपल वॉल्यूम। माइलोमा में। बोन मैरो डिफेक्ट है सर मल्टीपल माइलोमा। तो डॉक्टर साहब बोन मैरो डिफेक्ट है तो रेड ब्लड सेल्स को ये इफेक्ट करेगा सीधा जाकर। एनीवन एल्स, जी डॉक्टर सदका यास्मीन है इधर, एब्सेंट है, कोई मसला नहीं। बच्चों मैं ये पूछ रहा हूँ मल्टीपल माइलोमा क्या होता है यार, ये ट्यूमर होता है उस्ताद जी, क्या हो गया। ये ऐसा ट्यूमर है जिसको हम क्या कहते हैं, ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। और प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर में क्या होता है, आपके पास जो एंटीबॉडीज है वो ज्यादा बनती हैं। सबसे पहले तो ये होता है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, मल्टीपल मस्कुलोस्केलेटन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से हमसे कुछ यूएसएमएल एग्जाम के अंदर और आपके एनआरई के अंदर जरूर आता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है बच्चों, इसमें आपकी एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं। और आपको पता है आपकी एंटीबॉडीज की क्या नेचर होती है सर, एंटीबॉडी के अंदर होती है लाइट चेन, एंटीबॉडीज के अंदर क्या होती है, लाइट चेन्स, और सर उनके अंदर होती है हैवी चेन्स। जब एंटीबॉडीज बच्चों ज्यादा बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्यूमर बन गया है ना आपके प्लाज्मा सेल्स के अंदर, तो उसमें आपकी हैवी चेन्स भी ज्यादा बनेंगी और आपकी लाइट चेन्स भी ज्यादा बनेगी। बच्चों ये जो लाइट चेन्स होती है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा जाती हैं, और इनके ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा जाने की वजह से जगह जहां पर ना एक्यूमुलेट हो रही होती है, आपकी पेरिकार्डियम में डिपॉजिट हो रही है, पैरेन्काइमा में, इसी तरह आपकी नेफ्रॉन के अंदर भी डिपॉजिट होकर ये क्या करती है, आपके सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करती है। और अगर ये पीसीटी को डैमेज करेगी सो इट कैन काज द प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, ठीक है। तो एक रीजन हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल माइलोमा, और इसका मैंने आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। दूसरे नंबर बच्चों हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की डेफिशिएंसी। कार्बोनिक, कह सकते हैं ना हम कि ना हो सी ढोला ते ना हो सी रोला, कि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही नहीं होगा तो क्या कार्बोनिक एसिड सर हमारे पास बनेगा, सर नहीं बनेगा। जब वो बनेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से बनेगा, अगर वो भी नहीं बनेगा तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी, अगर वो भी नहीं होगी तो सेल के अंदर जाके बाइकार्बोनेट्स कैसे बनेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से भी पेशेंट के अंदर आरटीए टाइप 2 हो सकती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट माइनर काज बच्चों इसका है फैनकोनी सिंड्रोम, क्योंकि हमने कहा था कि सर फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, पीसीटी के अंदर। तो यहाँ पर फैनकोनी सिंड्रोम की वजह से भी पेशेंट के अंदर आरटीए टाइप 2 हो सकता है। आगे आते हैं कि सर इसकी क्या क्या एसोसिएशन है, पेशेंट किन के सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है, किन एसोसिएशन के साथ, तो बच्चों किडनी स्टोन्स के साथ आ सकता है पेशेंट बार बार। उसके बाद ये पेशेंट हमारे पास अगर बच्चा है तो बच्चा हमारे पास रिकेट्स के साथ आएगा, क्योंकि वो हमारे पास कैल्शियम या जो विटामिन डी की एक्टिवेशन है ना वो नहीं हो रही होती। ये इसके अलावा फॉस्फेटीमिया रिकेट होगा सर इसको। जी जी फॉस्फोटीमिया, वेरी गुड। कौन सा होगा इसको रिकेट सर, फॉस्फोटीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया। आपने वैसे किसी बुक में पढ़ा हुआ ये कि शायद मैंने आपको लिखवाया है, हाइपोफॉस्फेटीमिया रिकेट्स, क्योंकि ये ना स्टेप 1 के यू वर्ल्ड का ये कॉन्सेप्ट है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर वो कैल्शियम दे रहा होता लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा था,
उसमें फॉस्फेट का मसला होता है। तो ये RTA टाइप 2 वाले अगर बच्चा है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, आई होप सो इट मेक सेंस। वो डन विद द RTA टाइप 1 and now we have already discussed about the RTA type 2. Let's comes towards the last but not least, that is a type 4 RTA। ठीक है जी, यहाँ इसको हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 कहते हैं। बच्चों रीनल RTA टाइप 4 का जो दूसरा नाम है इसको आपने अच्छे से याद रखना है, दैट इज अ हाइपरकलीमिक ट्यूबुलर ये इजी है, हाइपरकलीमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। ठीक है जी, तो बच्चों टाइप 4 इसको RTA टाइप 4 कह लो या इसको हाइपरकलीमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 कह लो, क्योंकि देखो हाइपरकलीमिक से अगर याद रखोगे तो आपको पता होगा कि भाई इस पेशेंट के अंदर ना हाइपरकलीमिया ही होना है। और हाइपरकलीमिया का क्या रीजन हो सकता है यार, सिंपल सी बात है, जो एल्डोस्टेरोन होता है ना, वो एल्डोस्टेरोन आपके पास पोटेशियम को सर्कुलेशन से बाहर फेंकता है। तो अगर पेशेंट में एल्डोस्टेरोन का मसला होगा, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर की म्यूटेशन होगी या एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर की इंपेयरमेंट होगी या एल्डोस्टेरोन कम होगा, तो उस पेशेंट के अंदर RTA टाइप 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि सर असल में प्रॉब्लम क्या थी। अगर आप नोटिस करो तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो एल्डोस्टेरोन है, ये एल्डोस्टेरोन मेरे पास यहाँ तो एल्डोस्टेरोन कम है या इस एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहाँ आपको हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकती है या आपको हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म के जो एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर उनके अंदर म्यूटेशन हो सकती है। दोनों रीजन हो सकती हैं, जैसे मतलब कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी के पेशेंट्स होते हैं। तो यहाँ एल्डोस्टेरोन कम है या इसके रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन है। काइंडली देखिएगा, आपने ना इसको जैसे मैं नंबर 1 नंबर 2 लिखाऊंगा ना, आपने ऐसे लिखना है। एल्डोस्टेरोन अगर आपके पास बच्चों कम है तो हमारे पास पोटेशियम क्या हो जाता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है। जब आपके पास पोटेशियम ज्यादा होता है तो पोटेशियम क्या करता है, अमोनिया की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो नंबर 2, पोटेशियम ज्यादा है, अमोनिया की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। बच्चों अगर आपके पास अमोनिया की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो अमोनिया हमारे पास बाइंड होता है हाइड्रोजन आयन के साथ और क्या बनाता है, अमोनियम। क्या बनाता है, अमोनियम। और इस फॉर्म के अंदर बच्चों आप क्या करते हो, आप अपने अमोनिया को भी बॉडी से सिक्रीट कर लेते हो और हम हाइड्रोजन आयंस को भी सिक्रीट कर लेते हो। लेकिन सर अगर पेशेंट के अंदर क्या हो जाए, एल्डोस्टेरोन हमारे पास काम नहीं कर रहा, अगर एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपरकलीमिया। अगर हाइपरकलीमिया होगा तो आपके पास अमोनिया की प्रोडक्शन कम होगी। अमोनिया की प्रोडक्शन हमारे पास कम होगी बच्चों, तो आपके पास अमोनियम की प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, अमोनियम की भी प्रोडक्शन हमारे पास कम होगी। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरी तरफ चूंकि सर एल्डोस्टेरोन ने हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंकना होता है, क्या करना होता है हाइड्रोजन एल्डोस्टेरोन ने सर यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंकना होता है। क्योंकि हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन वो अपना काम ही नहीं कर रहा है, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, तो आपकी सर्कुलेशन के अंदर एक तो पोटेशियम बढ़ जाता है और दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाते हैं। क्या होता है, यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा है और हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो गए। बच्चों अगर पोटेशियम ज्यादा है तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपरकलीमिया। और अगर पेशेंट के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है तो पेशेंट को क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी है वो आपके एल्डोस्टेरोन की इंपेयरमेंट की वजह से होनी है, जिसने पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंकना था। अब जब वो एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं करेगा तो ये हमारे पास पोटेशियम भी ज्यादा हो जाएगी और हमारे पास हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा हो जाएंगे। और पोटेशियम ज्यादा होने का हमें एक नुकसान ये हुआ कि आपके अमोनियम की प्रोडक्शन कम होती है। और जब अमोनियम की प्रोडक्शन कम होगी तो बच्चों हमारे पास जो मतलब कि हमने अमोनिया और हाइड्रोजन आयन को सेक्रेट करना था बॉडी से, वो भी नहीं होगा। तो अमोनिया भी ज्यादा हो जाएगा और दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए तो ये पेशेंट आपके पास हाइपर अमोनिया की सिम्टम के साथ आ रहा होता है। ये फिर इसमें सर ये पेशेंट स्टोन के साथ अपीयर होगा? कौन सा? ये पेशेंट फिर मैंने कहा किडनी स्टोन्स के साथ अपीयर होगा? ये पेशेंट जो जी तीनों टाइप्स वाले पेशेंट्स है ना, ये तीनों टाइप्स वाले पेशेंट आपके पास किडनी स्टोन के साथ आते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर जो हमारे पास पीएच होती है ना वो वेरी करती है। तो सिंपल से अगर बात याद रखनी तो तीनों के अंदर पेशेंट किडनी स्टोन्स के, हाँ उनकी जो किडनी स्टोन्स की नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है। किसी के अंदर मतलब बाइकार्बोनेट ज्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो सकती है। तो तीनों कंडीशंस के अंदर पेशेंट्स किडनी स्टोन के साथ ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन मोस्ट कॉमनली टाइप 1 के अंदर होते हैं। RTA टाइप 4 वाला पेशेंट तो डायग्नोज करना इजी होगा, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों में वाटर ज़्यादा आ रहा है और दोनों में एसिडोसिस हो रही है, तो वो फिर कैसे होगा डायग्नोज, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
भाईजान उसके बहुत सारे मैंने आपको देखो, सबसे पहले तो जो आरटीए टाइप 1 है उसके आपने कॉजेज को देखना है, आपने उसके यूरिन की पीएच को देखो। यूरिन की पीएच जो हमारे पास टाइप 1 था उसमें बढ़ी हुई थी, अल्कलाइन थी वो पीएच। जो हमारे पास टाइप 2 थी उसमें भाई एसिडिक पीएच थी। याद नहीं, अभी तो हमने हाइड्रोजन इसको रिलीज करवाया था। तो टाइप 1 के अंदर बच्चों यूरिन की पीएच ज्यादा होती है, टाइप 2 के अंदर पीएच हमने कम होनी है। वो जब हम उसका यूरिन का सैंपल लेंगे तो तब हमारे पास जो पीएच आएगा आपको उसी आइडिया हो जाएगा। जब उस एक आपको आइडिया वहां से हो गया, दूसरे आपने क्या आइडिया लेना है कॉजेज से, कि हाँ भाई कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, एम्फोटेरिसिन बी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई एंसिड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है। अगर वो उनमें से कोई भी कॉज है तो आपने टाइप 1 की तरफ जाना है। अगर हाँ पेशेंट आपके पास 60-70 साल का है, मल्टीपल माइलोमा है, या उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की डेफिशिएंसी हो गई है, या पेशेंट के अंदर फैनकोनी सिंड्रोम है, तो फिर हमने टाइप 2 के बारे में सोचना है। तो एक तो यूरिन की पीएच दोनों के अंदर वैरी है, पहले के अंदर ज्यादा हो रही है, दूसरी के अंदर कम हो रही है, और दूसरा कॉजेज, मेन चीज हमारे पास कॉजेज होती है। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर। हाँ जी। तो बच्चों आरटी टाइप वो तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एल्डोस्टेरोन के यहाँ रिसेप्टर्स काम करेंगे, या रिसेप्टर्स की अंदर म्यूटेशन हो सकती है, या एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी, आप पोटेशियम को बाइंड नहीं फेंक पाओगे, आप हाइड्रोजन आयंस को बाइंड नहीं फेंकोगे, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है जी। आगे आते हैं कि सर इनके कॉजेज क्या हैं बच्चों। तो कॉजेज तो सर सिंपल से आपने अभी डिस्कस करवा दिए कि यहाँ तो पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन कम है, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, या जिसको हम कहते हैं हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपो एल्डो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है। यहाँ बच्चों दूसरा हो सकता है कि एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स हैं, एल्डोस्टेरोन के सर के जो रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स के अंदर क्या हो सकती है, रेजिस्टेंस या म्यूटेशन। अब आगे देखते हैं कि सर कौन कौन से कॉजेज हैं जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन को कम कर सकते हैं या इसके रिसेप्टर्स के अंदर म्यूटेशन ला सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं ना, डायबिटिक, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। क्या होता है, डायबिटिक एल्डोस्टेरोन, क्योंकि जो हमारे पास नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो आपकी एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करती है, जहां से एल्डोस्टेरोन फिर नहीं बनता। दूसरे नंबर पर बच्चों अगर हम पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स देते हैं, पता है ना आपको, अगर हम पेशेंट को क्या कर दें, रास मैकेनिज्म को उसके इनहिबिट कर दें, तो क्या एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, नहीं सर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रास सिस्टम के अगर आप इनहिबिशन करवा, चाहे इसी इनहिबिटर से करवा दो, चाहे आपके पास अर्ब्स के जरिए कैप्टोप्रिल के जरिए करवा दो, या वाल्सरटान के जरिए करवा दो, दोनों की वजह से हमारे पास पेशेंट में आरटी टाइप 4 हो सकती है। इसके अलावा बच्चों वही है साइक्लोस्पोरिन अगर इस्तेमाल करो, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर आप क्या करते हो, मतलब कि एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। एनसीड्स नहीं आएगा सर इसमें? यार एनसीड्स ज्यादातर अगर मैं आपको कहूँ ना, तो वो आपके पीसीडी को ज्यादा अफेक्ट करती हैं। लिखते तो वो इसके बारे में भी अक्सर है कि टाइप 4 के अंदर भी वो काज कर सकती है, लेकिन ज्यादा एसोसिएट आपने टाइप 1 के साथ करना। ठीक है। इसके अंदर जो मैं आपको मेन में लिखवा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, मेन जिसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपने ये याद रखना, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल। यार ये वाला जो एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बता सकते हैं कि आप ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एनीवन जिन्होंने मेडिसिन पढ़ी हुई है? याद था सर, अभी भूल गए। अभी भूल गया, जब मैं कहाँ पर है, रिकॉल कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। रिकॉल करें रिकॉल करें रिकॉल करें भाईजान, मेरी बात सुन। एक तो निमोसिस्टिक 0VCI के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर पेशेंट को निमोनिया होता है ना, किसकी वजह से सर, पेशेंट को निमोनिया है, और निमोनिया अगर पेशेंट को है निमोसिस्टिक 0VCI की वजह से, और निमोसिस्टिक 0VCI किन पेशेंट को ज्यादातर होता है, HI वाले पेशेंट्स को। और HI वाले पेशेंट को कब निमोसिस्टिक 0VCI की वजह से इन्फेक्शन होता है, जब उनका CD काउंट 100 से कम या 200 से कम हो जाता है। CD4 जब 200 से कम होता है तो उनको निमोसिस्टिक 0VCI की वजह से इन्फेक्शन होता है, और निमोसिस्टिक 0VCI इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है। निमोनिया की वजह से फिर हम उस पेशेंट के अंदर ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल को इस्तेमाल करते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती, सर ये यूटीआई के अंदर भी हम इनको, यूटीआई रिकरेंट के अंदर भी हम, निमोनिया होगा? कौन सा रिकरेंट निमोनिया होगा इस पेशेंट को?
भाई जाहिर बात है एचआईवी वाले पेशेंट को जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो बार कभी ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, कभी निमोनिया, कभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कभी स्किन इन्फेक्शन, वो एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम जो यही होती है, उनको सारे इन्फेक्शन ही रिकरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो यूटीआई वाले पेशेंट्स के अंदर हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम निमोनिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह जब हम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा आपको डिटेल के अंदर ये सारी बातें डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप लिख लो हेपरिन। हेपरिन के यूज की वजह से भी पेशेंट के अंदर आरटीए टाइप 4 हो सकता है। ठीक है, ये चीजें आपने इसके कॉजेज क्या रखने हैं यहाँ पर याद रखनी है। एसोसिएशन के अंदर यार कोई एज इट कुछ स्पेसिफिक इसकी एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सी ड्रग इस्तेमाल करें, आपने फ्लूइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूइड्रोकोर्टिसोन ये हम इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एल्डोस्टेरोन का आप समझ लो कि एगोनिस्ट ही है, ये जो मिनरलोकोर्टिकोइड आपका ये फ्लूइड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, तो ये आप इस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक, तो ये था बच्चों ईच एंड एवरीथिंग किसके बारे में सर, आरटीए टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने टाइप 1 को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने टाइप 2 को डिस्कस किया, यूरिन पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूरिन पोटेशियम के ऊपर क्या इफेक्ट, सीरम पोटेशियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कॉजेज को हमने देखा, और एट द एंड हमने टाइप 4 के ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।